हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। आज का हम लोग का टॉपिक है, आप लोग को बता दें कि हम लोग का चल रहा है फिजिक्स ऑप्टिक्स। और उसमें हम आप लोगों को बताए थे स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन में बताए थे। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रकाश के लिए हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक की बात करेंगे। किसके लिए? अपवर्तनांक। तो आज का टॉपिक लगा लेना है अपवर्तनांक। कॉपी कलम ले लेंगे और बैठेंगे और अपवर्तनांक को पढ़ेंगे, है ना, मज़े से पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ लगा लेना है अपवर्तनांक। टॉपिक का नाम क्या है? अपवर्तनांक। और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलता है। ठीक है, इंडेक्स वो कोबाडेक्स कोबाडेक्स खाए होंगे दवा, है ना, आता है कोबाडेक्स। और कोबाडेक्स यहाँ बात करें किसके? हम लोग इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बातें करेंगे हम लोग अपवर्तनांक। तो गौर करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोग को कि अपवर्तनांक किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक का हम पढ़ेंगे इसमें कि अपवर्तनांक के हम पढ़ेंगे कि परिभाषा, इसके पढ़ेंगे प्रकार, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकार का कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तब तक एक बात आपको हम बता दें कि विभिन्न अगर अलग अलग तरंग दैर्ध्य हो, तरंग दैर्ध्य क्या हो? अलग अलग, और निर्वात में उसको लेकर जाएं, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो, अगर उसको निर्वात में ले जाइएगा ना, तो निर्वात में ना सभी के चाल समान होती है, ध्यान रखना है। तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न हो, लेकिन निर्वात में सभी के चाल क्या होते हैं? समान। तो निर्वात माध्यम होने पर सबके चाल समान, लेकिन वहीं अगर माध्यम द्रव्यात्मक हो, द्रव्यात्मक माध्यम हो, मटेरियल वाला, तो उस केस में ना इसका अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगा ना, तो ओकर चाल भी क्या होंगे? अलग अलग। ठीक है, जैसे द्रव्यात्मक माध्यम का मतलब समझ लिए, थोड़ा इधर समझ लें आप लोग। निर्वात में बात करें, निर्वात में तरंग दैर्ध्य अलग अलग होंगे, तो सबके चाल समान होंगे। चाल क्या होने वाले हैं? समान। तो ध्यान रखें, निर्वात में सभी प्रकाश के चाल क्या होते हैं? समान होते हैं, सब ध्यान रखेंगे। अच्छा, लेकिन अगर द्रव्यात्मक माध्यम हो, कौन सा माध्यम? द्रव्यात्मक माध्यम हो, तो इस द्रव्यात्मक माध्यम में प्रकाश के चाल क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। द्रव्यात्मक माध्यम का मतलब कि जैसे जल हो गया, कांच हो गया, में मेटेरियल है, जल है, कांच है, तारपीन का तेल है, एल्कोहल है, ये सब जो है ना, ये सब द्रव्यात्मक माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में मेटेरियल है, और जिसमें बिल्कुल आपको हवा तक ना भेटे, वैक्यूम उसको बोलते हैं, तो उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो निर्वात में आप लोग जाने कि प्रकाश की चाल समान होती है, लेकिन द्रव्यात्मक माध्यम में प्रकाश की चाल समान नहीं होती है। भिन्न भिन्न अगर तरंग दैर्ध्य होंगे तो उनके चाल भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न। बातें समझ हो गई। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। कलम कॉपी निकाल कर लिखें और बोलते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो सुनिए, अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं ना, तो निर्वात से तुलना करेंगे। देखिए, निर्वात में बात करेंगे, कहेंगे अपवर्तनांक का परिभाषा लिख लीजिए, बोल देते हैं पहले। लिखिए, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। चूंकि ध्यान रखिए, जिसमें निकालना होता है ना, जिस माध्यम में निकालना होता है उसी से भाग कर देंगे। कौन सी वाला में? शून्य वाला में। तो आपने समझा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। लिखा गया होगा। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू या एन से, म्यू या एन से सूचित करते हैं। आइए, अर्थात अपवर्तनांक का सूत्र है, जब लिख देते हैं। ठीक है, और वही से परिभाषा बना था। तो अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल अब बटा उस माध्यम में जिसमें निकालना होता है। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो तनी चाल देखा जरा, मैंने इसको बोला कि अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं हम लोग? म्यू से।
याद देकर लिख सकते हैं इसको। म्यू सिर्फ लिखें चाहे म्यू एम लिखें, दोनों लिखा जाता है, ठीक है। तो म्यू एम इजकल टू हम लिख रहे हैं म्यू एम एन चाहे म्यू चाहे म्यू एम, ठीक है। तो म्यू एम इजकल टू शून्य में प्रकाश की चाल को हम क्या मान रहे हैं, सी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें निकालना हो, जैसे पानी में निकालना हो, कांच में निकालना हो, ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं उस माध्यम, समझ रहे हैं ना। जिस माध्यम में हम चाह रहे हैं निकालना तो वही है, जैसे पानी में निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो माध्यम क्या बन जाएगा, पानी, ठीक है। तो शून्य प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये माध्यम है तो इसको हम सी एम मानते हैं। क्या मानते हैं, सी एम। तो बन जाएगा सूत्र म्यू एम इजकल टू सी बटा सी एम। म्यू एम इजकल टू सी बटा सी एम है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को। ध्यान रखें, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। मैंने क्या बोला, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक समान राशियों का अनुपात है। जैसे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता था, उसी तरह से अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक समान राशियों का अनुपात है। समान राशियों का मतलब क्या, कि चाल बटा चाल, चाल का। तो ध्यान देखें, चाल है ना, प्रकाश की चाल, तो चाल का सही मात्रा क्या होता है, दिखा दे। प्रकाश चाल का सही मात्रा मीटर प्रति सेकेंड, और फिर बटा हेउजा तो प्रकाश की चाल है मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, एगो ऊपर है एगो नीचे है, कट गया तो कुछ नहीं ना बचा, खाली संख्या बचेगा वहाँ पर। इसलिए बोला गया है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो जब कोई मात्रक नहीं है तो इसकी बीमा भी नहीं होती है। ध्यान रखें, अपवर्तनांक की कोई मात्रक नहीं होता है और कोई बीमाएँ भी नहीं होती है। समझ में आ गया। पूछा जाए अपवर्तनांक का कोई मात्रक क्यों नहीं होता है, आंसर देंगे कि अपवर्तनांक समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं, अपवर्तनांक के प्रकार की बात करें, ठीक है। तो अपवर्तनांक के प्रकार, यहाँ इसका प्रकार ध्यान रखें। अपवर्तनांक के प्रकार यहाँ पर बात करें, यहीं से डायग्राम में से खींच देते हैं, ध्यान रखेंगे। अपवर्तनांक के प्रकार, तो देखिए पहला प्रकार है, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको आप लोग बोलिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव है लिख लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक, तो लिख लेंगे आप लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक, और इसको बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रिलेटिव, है ना, रिलेटिव। और क्या बोलेंगे, रिलेटिव RI माने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अपवर्तनांक कई प्रकार का हो गया, दो प्रकार के। अब आइए निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ है जो देख रहे हैं ना अपवर्तनांक का फॉर्मूला, सूत्र, परिभाषा, तो यहाँ से है जो इसमें ये देख रहे हैं इसको म्यू एम, तो ये जो म्यू एम है ना, उस माध्यम का, जब ना माध्यम की बात करें, पानी के, जल का, कांच का, है ना, पानी जल तो एक होता है ना, पानी जल एक है, तो पानी जल मैंने बोला, ध्यान रखिएगा, पानी जल, कांच, तारपीन का तेल, एल्कोहल, तो जिस माध्यम की बात करेंगे ना उसमें हो जाएगा, तो उस माध्यम का ये क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो म्यू एम को क्या बोलेंगे आप लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और ये किसके बराबर होता है, C बटा CM, चाहे माध्यम जो लेंगे उसके हिसाब से होगा। अब बातें करते हैं हम आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है। आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसको समझना जरूरी है। आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहेंगे, तो सुनिए सीधे से बात है, दो माध्यम लेने हैं। कितने माध्यम, दो माध्यम लेना होगा, और दो माध्यमों के हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दो माध्यमों को क्या निकालना होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और उसका जो अनुपात होगा बटा कर देंगे ना, भाग दे देंगे, तो वो कहलाने लगेगा आपका क्या चीज, आपेक्षिक अपवर्तनांक। अर्थात परिभाषा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा बोल रहे हैं कि दो माध्यमों के, लिखिए, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। छोटी सी बातें थी, लिख लिए होंगे। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल करें। मान लेते हैं दो माध्यम मेरे पास, हो सकता है एगो पानी मान लेंगे और एगो हम क्या मान लें, हवा मान लें,
कोई भी माध्यम होगा तो हम इसको पानी और हवा नहीं मान रहे हैं, हम सिर्फ मानेंगे कि हमारे पास दो माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2, जिसमें हम मानेंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, और इसको लिखेंगे। ठीक है ना, इसको लिखेंगे परिभाषा लिखने के बाद। हाँ, परिभाषा लिखने के बाद लिखिए। माना एग्जाम्पल जैसे में बात करें हैं, जैसे इसका माना कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको कैसे दिखाएंगे समझें जरा सा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। इसको पढ़ना सीखिए। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम 2 नंबर दिख रहा है ना, तो माध्यम है, एगो 1 है एगो 2 है, तो यहाँ 2 को माध्यम लिए हैं, माध्यम 2 और माध्यम 1। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो माध्यम, ध्यान से, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष बराबर हो जाएगा क्या, तो इसको लिख देंगे μ2 बटा μ1 होगा, μ2 बटा μ1। जिसका अगर निकालना है ना उसको ऊपर, अब बटा में क्या हो जाएगा, नीचे। इसी प्रकार अगर हम कहें कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो उलट जाएगा। हमने क्या बोला, गौर करके सुन लीजिएगा। माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो ऐसे हो गया। अब हमने बोला कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष करना है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज नहीं कर रहे हैं, चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, याद देकर आप लोग ऐसे करेंगे। माध्यम 2 का तो ऐसे लिखेंगे, माध्यम 1 का किसके, 2 के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, μ1 बटा μ2। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसको अभी नहीं ले चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से हम लेकर चलते हैं, उसको समझें। यहाँ से माना कि यहाँ पर हमने छोड़ा इसको, अब थोड़ा चेंज करेंगे। माना कि माध्यम, चाहे इन दोनों माध्यमों में, ऐसे लिख देते हैं, माना कि इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः, ठीक है ना, C1 एवं C2 है। C1 एवं क्या है, C2 है। मैंने माना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मैंने मान लिया अब C1 एवं C2 है, तब बताइए अपवर्तनांक निकालेंगे ना इसका, तो अपवर्तनांक निकालिए। यानी पहले माध्यम के चाल हमने क्या माना, C1, दूसरे माध्यम में हमने चाल क्या माना, C2। तो ये आपने देख लिया, पहले माध्यम का C1 और दूसरे माध्यम का क्या हो गया, C2 चाल हो गया। ठीक है, अब इसका हम अपवर्तनांक निकालेंगे, तो अब हो जाएगा अपवर्तनांक का, इसलिए हम निकालेंगे म्यू क्या निकालेंगे, μ21। तो पहले निकाल लेते हैं μ1, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, μ1, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का परिभाषा से, अपवर्तनांक का परिभाषा ऐसा कह रहा है ना, μm बराबर क्या होता है, C बटा C1, CM होगा। तो जो m का जो माध्यम है उसके हिसाब से, तो हमने लिखा, इसके लिए ध्यान से समझें, अपवर्तनांक के परिभाषा से निकालने जा रहे हैं। तो μ1 बटा C बटा क्या लिखेंगे हम लोग, C बटा क्या लिखना होगा, C1 क्यों लिखेंगे 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले माध्यम में, यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले माध्यम में हम चाल क्या माने हैं, पहले माध्यम में यहाँ पर लिखे हैं, माना कि इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, तो पहले वाला का C1 और दूसरे वाला का क्या है, C2, इसलिए हमने है निर्वात वाला रह गया, और ये क्या चीज़ का हो गया, आपका पहले माध्यम का। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार तथा एक और मिलेगा ना, तथा इसी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तथा आप लिखेंगे क्या चीज़, μ2 इक्वल टू, तो दूसरा का माध्यम खातिर निकालेंगे, तो दूसरा खातिर क्या हो जाएगा, वही परिभाषा है, इसी से है ना, इसी से, तो C बटा क्या लिखेंगे, अब की C2 हो गया। समझ आया। अब हम निकालेंगे, देखिए इसके आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे। अब इसका आपेक्षिक अपवर्तनांक यहाँ देख रहे हैं ना, क्या है आपेक्षिक अपवर्तनांक, म्यू, यहाँ पर आपेक्षिक अपवर्तनांक μ21, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो यहाँ निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर निकालने जा रहे हैं μ21 इक्वल टू, है नीचे लिखेंगे μ21, ध्यान दे रहा है ना, μ21 नहीं दिख रहा है, देखिए
μ21 इजकल टू, तो हम पहले लिखेंगे क्या चीज़, देखिए जा 2 वाला है ना पहले, तो लिखेंगे μ2 बटा μ1। अब बताइए μ2 का मान कितना है, μ2 का मान हमने कितना निकाला, c है, जैसे देखिए c बटा c2, ध्यान से देखेंगे μ2 का मान c बटा c2, आप पूरा बटा कर लेंगे। और किसका मान रखना है, μ1 का मान कितना निकाला है, c बटा c1, यहाँ लिख देंगे c बटा c1। ठीक है, अब ये c1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ऐसा बन जाएगा, थोड़ा नीचे लिख दे यहाँ पर c बटा c2 गुना c1 चल गया ऊपर, c1 बटा क्या हो जाएगा c कट गया और ये बच गया क्या चीज़, c1 बटा c2। ध्यान देंगे यहाँ से ये बच गया μ21 इजकल टू। ठीक है, तो ये निकल कर आया, अभी ध्यान देना है ना, बढ़िया से देख लेंगे। अच्छा, इसी प्रकार इसको हम चेंज करेंगे ना, इसका माध्यम चेंज करेंगे, हेर फेर, तले हयो इसका चाल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे कि म्यू हेजा, देखिए चेंज कर रहे हैं, 2 है ना, तेजा कर दिए 1, हेजा हो गया 2। इसका मतलब कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के अपेक्ष बराबर हो जाएगा, हेजवा चेंज पलट जाएगा, क्योंकि हेजा बदला तो यहाँ भी बदलेगा, पलटेगा, मतलब कि c2 ऊपर और c1 कहाँ हो गया, नीचे। इसको मानिए समीकरण 1 और इसको मानिए समीकरण नंबर 2। ध्यान दे रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, थोड़ा घेर लेंगे इधर से, ज़्यादा दिक्कत है तो, चूँकि यहाँ से हम चले हैं और यहाँ से चलते हुए इस साइड चल रहे हैं, चलते चलते हमारा स्टेशन यहाँ तक आ गया है, हेजा से हेजा आया है और यहाँ से यहाँ पहुँचे हम लोग। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा कैसे कैसे किया है, दिक्कत ना हो, ध्यान रखें। अब यहाँ से हो गया 2 हो गया समीकरण, इसको माना 1, इसको माना 2। अब हम दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना समीकरण 2। अब दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 1 नंबर ही है, कहाँ है, यहाँ है, तो μ12 है, उतार दिए, गुना संगत पक्ष को गुना करेंगे, यहाँ भी सॉरी क्या है यहाँ पर, μ12। देखिए ये और ये दोनों को मैंने उतार दिया, इसको गुना किया, अब बराबर है न तो रखेंगे, यानी मान क्या है, c1 अब बटा c2 है, गुना हेजवा 2 नंबर में देखिए पलट गया है, c2 बटा c1 मान रखे, c1 से c1 कट गया, ध्यान दे रहे होंगे, c2 से c2 कट गया, जगह रहे, और ये कट जाने के बाद कई बार में कटा, क्या 0 नहीं, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 बार में कटा। तो यहाँ एक बहुत सारे जैसे होता है ना, ध्यान ना रखते हैं तो वहाँ पर 0 तुरंत करते हैं, जो कि गलत हो जाता है ना, इस पर संभलना है आप लोगों को। तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 बार में कट गया, यानी 1 आया, तो यहाँ क्या बच गया, 1, इसलिए यहाँ पर आया संबंध के μ12 गुना यहाँ μ21 बराबर 1, यही है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ से हम जिसका मान चाहे उसका निकाल सकते हैं, ध्यान है। चलिए यहाँ से हम इसको सोच रहे हैं निकालना, देखिए किसका, μ12 को। तो बताइए इसको जैसे रखेंगे ना, तो है गुना में तो भाग कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, μ12, ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार याद देकर आप लोग कर सकते हैं। आप इसको रखना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, μ12 इजकल टू 1 बटा आपकी कौन चलाएगा नीचे, ये चलाएगा नीचे, तो μ12, और इस तरह से आप लोग के पास ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देख लेंगे, ज़्यादा तकलीफ होगा एक बार और वीडियो देखेंगे और इसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और इसको अच्छे से ध्यान रखें, पढ़ाई में मन लगाएं, पढ़ते रहें, ताकि इससे हार ना माने, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ाई ही बहुत कुछ आगे हम लोग को दिखा सकते हैं और इसी से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे, है ना। इसलिए आप पढ़ाई से विचलित ना हो, मन न करे, फिर भी आप लगे रहें, कोशिश करिए, थोड़ी देर रिफ्रेश मारिए, फिर आप करिए, लेकिन इसको अपने ध्यान में रखा करेंगे, है ना। तो फिर उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलें अगले वीडियो में, और अगले टॉपिक हम लोग का रहेगा कि इसी से संबंधित कुछ अपवर्तनांक के मान अब लेकर आएंगे, इसमें मान, ठीक है ना, कि कुछ मान कैसे होते हैं वही बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।